नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र और आज हम यूपीपीएसएस आरओ का सामान्य हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अंतर्विशेषण। अंतर्विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, एक विशेषण अंतर्विशेषण होता है। पूछा गया है अंतर्विशेषण जो विशेषण है वो किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रविशेषण। जो प्रविशेषण है इसको दोस्तों अंतर्विशेषण भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो प्रविशेषण होता है इसी को ही क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो क्रिया विशेषण भी इसे ही कहा जाता है। अब देखिए, प्रविशेषण होता क्या है या क्रिया विशेषण होता क्या है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, ठीक। तो देखिए, जब कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताता है तो उस शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा चाय, चाय बेहद गर्म है, बेहद गर्म है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाय गर्म, चाय तो संज्ञा है, ठीक। और ये जो गर्म है ये इसकी विशेषता है, यानी विशेषण है। अब चाय गर्म तो है लेकिन ये बेहद गर्म है, तो अब ये विशेषण का भी विशेषण है, तो इसे ही बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रविशेषण। और इसी को ही क्रिया विशेषण भी कहा जाता है, इसी को क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है परिमाण बोधक। अब देखिए, परिमाण बोधक क्या होता है? किसी चीज़ का परिमाण बताता है। जैसे कि 1 दर्जन केले, ठीक, 1 किलो आलू, तो ये सब हो गया परिमाण बोधक। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जब किसी भी संज्ञा की क्वालिटी या विशेषता बताई जाती है तो उसे कहते हैं गुणवाचक। जैसे काला, गोरा, तब हो जाएगा गुणवाचक। संख्यावाचक में कोई निसंख्या दी जाएगी, 1 2 3, जब इस तरह से बताया जाए तो वहाँ होगा संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रविशेषण इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अब देखिए दोस्तों, विशेषण का एक टाइप है गुणवाचक, जिसमें उसका किसी भी संज्ञा की क्वालिटी, जैसे काला, गोरा, छोटा, बड़ा, इन सब विशेषताओं की बात होती है तो वहाँ होता है गुणवाचक विशेषण। जिसमें से देखिए बताना है जो नहीं है। अब देखिए, प्राचीन ये तो गुणवाचक विशेषण है, नया ये भी गुणवाचक विशेषण है, मध्यकालीन पुराने समय का ये भी जो है, ये मतलब मध्य के समय का, तो ये भी गुणवाचक संज्ञा है, विशेषण है। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो ये देखिए विशेषण तो है लेकिन ये गुणवाचक नहीं बल्कि अब तिगुना है। तो ये कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण, ठीक। और संख्यावाचक के भी अगर अंदर बात करें तो संख्यावाचक के अंदर ये है आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, जब संख्यावाचक विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें समुदायवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक, आप इस तरह के टाइप भी इनके पढ़ेंगे, जिसमें से ये आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? अब देखिए, आपको बताना है दोस्तों किस शब्द समूह में सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। देखिए, पहला है काया, जिसका अर्थ होता है शरीर, तन माने भी शरीर, लेकिन माथा। अब देखिए, माथा इससे अलग हो गया क्योंकि माथा का मतलब होता है मस्तक, माथा मतलब मस्तक। इसके और पर्यायवाची अगर बात करें तो मस्तक, भाल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? भाल। ललाट, याद रखेंगे दोस्तों, ललाट बोलते हैं। देखिए, पेशानी, पेशानी जो होता है ये भी मस्तक का ही पर्यायवाची होता है, आपको याद रखना है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। अल्प, न्यून और जरा, देखिए तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची। इसका मतलब होता है अल्प। अल्प मतलब कम, किसी चीज़ का या मात्रा का कम होना, ठीक।
ये एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं संपत्ति, दौलत, ये दूसरे पर्यायवाची हैं। लेकिन सिक्का, अब देखिए सिक्का दोस्तों अब ये एक पर्टिकुलर चीज़ बता दी गई है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। स्थान, स्थल, लेकिन दिल्ली, अब देखिए दिल्ली जो है ये एक पर्टिकुलर जगह की बात कर दी गई है, तो ये आप हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही आपको बताना है। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है गमन। अब देखिए दोस्तों गमन का जो विलोम होता है वो होता है आगमन, ना कि प्रस्थान। देखिए गमन का मतलब भी जाना, प्रस्थान का मतलब भी जाना, तो ये तो प्रस्थान नहीं हो सकता। इसका सही आंसर होगा गमन का आगमन। क्या होगा? आगमन। इसके बाद देखिए अनुरक्ति। अब अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, ना कि विगत, तो यहाँ हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति और विरक्ति। कपटी का निष्कपट, हाँ देखिए ये दोस्तों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आरोह, अब आरोह का जो विलोम होता है वो होता है अवरोह। आरोह, अवरोह। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके जवाब बताइए आप। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आपको इनके विलोम बताने हैं। ठीक, पहला शब्द बताइए कटु का विलोम। कटु का विलोम बताइए। यौवन का विलोम बताइए। यौवन। ठीक दोस्तों विश्लेषण का बताइए। विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम बताइए। कनिष्ठ का बताइए। कनिष्ठ का विलोम। ठीक, उद्योगी का बताइए। उद्योगी का विलोम बताइए क्या होगा। तो दोस्तों देखिए अब मैं इसके जवाब बताता हूँ। कटु का विलोम मधुर। कटु का मधुर। यौवन का बताइए, तो यौवन का वार्धक्य। वार्धक्य। विश्लेषण का दोस्तों सभी को पता है संश्लेषण। विश्लेषण का संश्लेषण। ठीक, कनिष्ठ का ज्येष्ठ। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। और उद्योगी का अनुद्योगी। क्या हो जाएगा? अनुद्योगी। ठीक, तो ये रहे इसके जवाब। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस वाक्य में विधेय विशेषण है। किस वाक्य में विधेय विशेषण है। देखिए दोस्तों विधेय का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, प्रेडिकेट, तो वही यहाँ पर देखिए विधेय की बात की, यानी प्रेडिकेट की बात की गई है कि किस वाक्य में जो प्रेडिकेट है वो विशेषण है। तो चलिए पढ़ते हैं। सुशीला बढ़िया काम करती है। अब देखिए सुशीला तो सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, लेकिन ये जो प्रेडिकेट है ये विशेषण नहीं बल्कि क्रिया को बता रहा है। बढ़िया काम करती है। पके फल ही प्रयोग में लाने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्रिया की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ तो विशेषण नहीं है। सभी को नीली छतरी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी देखिए किसी विधेय में विशेषण की बात नहीं कर रही थी बल्कि क्रिया की ही बात करी जा रही है, तो ये भी क्रिया पर ही आधारित है। लेकिन जब हम चौथा ऑप्शन देखेंगे मेहुल का घर आलीशान, अब देखिए घर की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर आप विधेय देखेंगे मेहुल का घर, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये आपका है यानी कि ये है उद्देश्य, और ये है आपका विधेय। यहाँ पर विधेय उद्देश्य की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आलीशान है, ये विशेषण हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विदुषी। ठीक, विद्वान स्त्री के लिए विदुषी शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि जब पुरुष कोई होता है बुद्धिमान तो उसे विद्वान कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन था विजित। अब देखिए दोस्तों विजित का अर्थ होता है जिस पर विजय प्राप्त की गई हो। क्या होता है? जिस पर विजय प्राप्त की गई हो। विजय प्राप्त की गई हो। ठीक, इसके बाद देखते हैं विज्ञ। अब विज्ञ माने दोस्तों होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। जबकि यहाँ विधुर है। विधुर का मतलब क्या होता है? वह पुरुष जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो। वह पुरुष जिसकी पत्नी का
देहांत हो गया हो, देहांत हो गया हो। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऊपर की ओर जाने वाला, तो देखिए दोस्तों, ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोलते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ ऊपरगत तो गलत लिखा हुआ है, आत्मा होता नहीं, इसका मतलब मृत व्यक्ति होता है। इसका एक ही ऑप्शन है, वो है ऊर्ध्वगामी। क्या होता है, ऊर्ध्वगामी। इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर जाने वाला। चलिए दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वाक्यांश, इनके लिए आपको एक शब्द बताना है। देखिए पहला वाक्यांश है, कंजूसी से धन का व्यय करने वाला, धन का व्यय करने वाला। ठीक, बताइए दोस्तों इसके लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरा बताइए, पर्वत की तलहटी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, इसके आंसर मैं बता देता हूँ आपको। कंजूसी से धन का व्यय करने वाले को बोलते हैं कृपण। ठीक, और पर्वत की तलहटी जो होती है उसे बोलते हैं उपत्यका। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। जिस भी विकल्प में आपको सही लग रहा है कि विलोम इसका सही दिया है, आपको वो बताना है। अब देखिए यहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन है अनादर, इसका विलोम दिया है निरादर, तो ये गलत है। अनादर का विलोम तो आदर होगा, क्या होगा, आदर। ठीक, दूसरा अनूठा, और इसका विलोम दिया है बेजोड़, तो देखिए दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि अनूठा का बेजोड़ तो समानार्थी हो गया। अनूठा का हो जाएगा सामान्य, क्या हो जाएगा, सामान्य। ठीक, इशारा का सैन, अब देखिए दोस्तों ये तो एक गलत ही शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद है गौरव और लाघव, देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। गौरव का उल्टा क्या होता है, लाघव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध वाक्य चुनिए, जो आपको शुद्ध वाक्य लग रहा है आप उसका जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन है, मैं मेरे को घर जाऊंगा, मैं मेरे घर जाऊंगा। देखिए मैं मेरे नहीं होता, यहाँ पर मेरे गलत है, यहाँ पर होगा अपने, मैं अपने घर जाऊंगा। ठीक, तुम तुम्हारा काम करो, देखिए यहाँ पर तुम्हारा नहीं होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, देखिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाता। अब देखिए चौथा, यह वाकई एक गंभीर समस्या है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न 9 का चौथा आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तद्भव शब्द साग का तत्सम रूप बताना है आपको। तद्भव शब्द साग का तत्सम रूप बताइए। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शाक। क्या हो जाएगा, शाक। जो साग है इसका तत्सम रूप हो जाएगा शाक। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनके तत्सम शब्द बताइए। पहला शब्द है, यहाँ पर है तद्भव, और आपको इनके बताने हैं तत्सम शब्द। चलिए दोस्तों बताइए, पहला बताइए नीम का तत्सम बताइए। ठीक, नींबू का बताइए, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने आपको दिया है। खत्री का बताइए, खत्री का। खंडहर का बताइए, खंडहर का बताइए। अकेला का बताइए। चलिए दोस्तों, तो देखिए नीम का दोस्तों याद रखिए, नीम का होता है निम्ब। क्या होता है, निम्ब। और नींबू का आपको याद रखना है निम्बक। क्या बोलते हैं नींबू को, निम्बक। खत्री का छत्री, जो योद्धा वाला है उसे बोलते हैं खत्री, और तत्सम में क्षत्रिय। खंडहर का दोस्तों, तो खंडहर का होता है खंडग्रह। क्या होता है, खंडग्रह। ठीक, अकेला का एकल। क्या हो जाएगा, अकेला का एकल। दोस्तों ये कुछ शब्दों के तत्सम हमने बताए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर
11। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मत्सर, देखिए मत्सर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मत्सर का अर्थ है मच्छर। क्या होता है? मच्छर। अब देखिए यहाँ पर जो मछली है, मछली का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य। मक्खी का मक्षिका, मक्खी का क्या होता है? मक्षिका। ठीक। मीत, अब देखिए दोस्तों मीत का जब आप तत्सम बनाएंगे तो बनेगा मित्र। क्या बनेगा? मित्र। दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं आपको क्वेश्चन आपको फिर से दे रहा हूँ, आपको इनके तत्सम बताने हैं। बताइए अटारी का, अटारी का तत्सम बताइए। ठीक। उजाला का बताइए, उजाला का तत्सम क्या होगा? कपूत का बताइए, कपूत का तत्सम। सिलाई का तत्सम बताइए, सिलाई का। तो देखिए दोस्तों अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा? अट्टालिका। क्या हो जाएगा? अट्टालिका। ठीक। उजाला का दोस्तों हम लोग पढ़ते आए हैं शुद्ध वर्तनी में भी, उज्ज्वल। क्या होता है? उजाला का उज्ज्वल। कपूत का, कपूत का बताइए। तो कपूत का कुपुत्र, कुपुत्र। ठीक। सिलाई का बताइए। तो सिलाई का होता है शलाका। क्या होता है? शलाका। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको शुद्ध शब्द जो लिखा है वो बताना है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूज्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिकूल यहाँ गलत लिखा है, प्रतिकूल इस तरह नहीं बल्कि प्रतिकूल, का में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। परिस्थिति देखिए इस तरह नहीं, कुछ इस तरह लिखा जाएगा, परिस्थिति। ठीक, ये हो गया परिस्थिति। आप परीक्षण देखेंगे तो परीक्षण में रा में बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक, तो ये है हमारे सही जवाब। और दोस्तों चलिए मैं कुछ आपको शुद्ध वर्तनी देता हूँ करने के लिए, आपको बताना है अशुद्ध लिखा है या शुद्ध लिखा है। तो दोस्तों पहली वर्तनी मैं लिख रहा हूँ संसारिक। क्या है? संसारिक। बताइए ये शुद्ध लिखा है या शुद्ध लिखा है? बताइए श्रृंगार, श्रृंगार बताइए सही लिखा है या गलत लिखा है? बताइए मुश्किल, मुश्किल बताइए, मुश्किल। बताइए दोस्तों सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? तो देखिए अगर हम बात करें सांसारिक की तो ये सांसारिक होता है। क्या होता है दोस्तों? सांसारिक। देखिए दोस्तों श्रृंगार, श्रृंगार कुछ इस तरह लिखा जाता है, श्रृंगार। जो श्रमिक है वो आधी बनती है। ठीक, और मुश्किल देखिए मुश्किल शा आधा बनेगा और का पर आएगी मात्रा, मुश्किल, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, अनुकूल शब्द का विलोमार्थी क्या है? अनुकूल शब्द का आपको विलोम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन है दुकूल। दुकूल का अर्थ क्या होता है? तो दुकूल का अर्थ होता है बढ़िया। ठीक, या महीन कपड़ा भी होता है, महीन कपड़ा, इसको भी दुकूल बोलते हैं। देखिए ये एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। विरोधी, यहाँ पर विरोधी है। अब देखिए विरोधी के दोस्तों अगर पर्यायवाची की बात करें तो विरोधी मतलब विपक्षी, विपक्षी। शत्रु भी बोल सकते हैं, शत्रु। ठीक, वैरी, क्या हो जाएगा? वैरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। मेघ शब्द का पर्यायवाची है, तो मेघ शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेघ का क्या हो जाएगा? घन। मेघ का अर्थ होता है घन। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करें वो है नीरज। अब देखिए दोस्तों नीरज का अर्थ होता है कमल।
ठीक, क्या होता है, कमल। और अगर हम इसके पर्यायवाची की बात करें तो कमल, वारिज, इसको वारिज भी बोलते हैं कमल को, पंकज, ठीक, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब है कमल के पर्यायवाची। अब अगर हम यहाँ वारिस देखें तो वारिस भी कमल को ही कहा जाता है, इसलिए दोनों ऑप्शन लगभग एक ही थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं आपको कुछ पर्यायवाची दे रहा हूँ, आप इनके पर्यायवाची बताइए, इन शब्दों के पर्यायवाची बताइए। दोस्तों विहग, विहग किसका पर्यायवाची है? एक शब्द है औचक, औचक बताइए किसका पर्यायवाची है, औचक। ठीक, एक शब्द बताइए कृपाण, कृपाण किसका पर्यायवाची है? एक शब्द आपको दे रहा हूँ मैं, वो है वासव, क्या है, वासव। बताइए दोस्तों इन शब्दों के बताइए, ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो देखिए दोस्तों विहग की अगर बात करें तो ये तो पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का। ठीक, औचक होता है अचानक, अचानक का पर्यायवाची। ठीक, अगर हम बात करें कृपाण की तो ये होता है तलवार का पर्यायवाची। किसका होता है दोस्तों? तलवार का। और वासव बोलते हैं इंद्र को, किसे बोलते हैं? इंद्र को। तो ये रहा इसके सही जवाब। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सुरसरित। क्या है? सुरसरित। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की तो वो है वासव। देखिए अभी इस पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था वासव किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। देखिए दोस्तों इसके और भी पर्यायवाची आप याद रखिएगा। इंद्र को देवराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवराज, याद रखिए। इंद्र भी लिख लीजिए, ठीक, इंद्र भी। शचीपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शचीपति बोलते हैं, सुरपति। ठीक, तो ये हो गए आपके इंद्र के पर्यायवाची। अगर हम बात करें गंगा के और अगर पर्यायवाची की बात करें तो गंगा का नाम है अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के दोस्तों। और देखिए त्रिपथगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, त्रिपथगा। ठीक, ये सब किसके हैं? ये सब हैं गंगा के पर्यायवाची। अब देखिए दोस्तों आगार जो होता है, आगार वो होता है रहने का स्थान, यानी कि से ये उसका मतलब होता है ग्रह, जहाँ रहा जाता है। ग्रह, भवन, सदन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आगार के, भवन, सदन। ठीक, इसके बाद ईहा, ईहा माने दोस्तों होता है इच्छा, ठीक, मनोकामना, चाह, मनोकामना, चाह, अभिलाषा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ईहा के, अभिलाषा। ठीक, तो उसका इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन का विलोम शब्द बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नूतन का अर्थ होता है नया, नूतन का अर्थ नया, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अब देखिए प्राचीन, अधुनितन, नवीन या पुरातन। अब देखिए दोस्तों यहाँ प्राचीन भी पुराना होता है, पुरातन माने भी पुराना होता है, तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जब इस तरह के ऑप्शन आपको मिलें तो याद रखिएगा जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा सटीक लगे वो आपका जवाब होगा। आप कभी मत सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में सबको बोनस अंक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा आप वही जवाब सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नूतन है, इसलिए नूतन का विलोम होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। तो ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। जबकि यहाँ प्राचीन का अर्थ भी पुराना होता है। क्या होता है? पुराना। ठीक, अधुनतिन, अब देखिए ये एक निरर्थक शब्द है, इसका नहीं है कोई अर्थ है। अब यहाँ देखिए नवीन, अब नवीन माने क्या होता है? नया। ठीक दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। जो समझने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? जो समझने योग्य ना हो, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अबूझ। जो समझने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अबूझ। अब हमारा ऑप्शन नंबर है उद्यम। अब देखिए उद्यम का अर्थ होता है जो किसी प्रकार के बंधन में ना हो, जो किसी प्रकार के
बंधन में ना हो, बंधन में ना हो। देखिए अबूझ आपको पता ही है। हे का अर्थ होता है जो कम महत्वपूर्ण हो, जो कम महत्वपूर्ण हो। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन है लोच। अब लोच का अर्थ होता है लचक या कोमल, उसे बोलते हैं लोच। ठीक दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? देखिए दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है ये, और आपके प्रश्न पेपर में इस तरह के प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी बनाया गया, ऐसा नहीं है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए तो आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो हिंसा का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर है अहिंसा। अब देखिए दोस्तों यहाँ अशांति, अशांति का पर्यायवाची बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो अस्थिरता भी होता है, अस्थिरता, इसको भी अशांति बोलते हैं। बेचैनी, बेचैनी, अशांति का अर्थ बेचैनी, इसके पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। क्रांति दोस्तों, क्रांति मतलब क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र में भारी परिवर्तन, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हुए भारी परिवर्तन को, क्षेत्र में भारी परिवर्तन, ठीक, इसको बोलते हैं क्रांति। अब देखिए चौथा ऑप्शन है प्रतिक्रांति। जब देखिए क्रांति को रोकने के लिए जब कोई क्रांति की जाती है, यानी क्रांति को रोकने के लिए की गई क्रांति जो होती है उसे प्रतिक्रांति बोलते हैं। क्रांति को रोकने के लिए की गई क्रांति, की गई क्रांति, इसे बोलते हैं प्रतिक्रांति। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। गुप्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? गुप्त का विलोम शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रकट। देखिए यहीं पर सही लिखा है, प्राक्ट होता नहीं है, प्राकट होता नहीं है, प्रकट होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों मैं कुछ आपसे विलोम शब्द पूछता हूँ, आप इनके, मैं शब्द बताऊँगा, आप उनको इनके विलोम बताना है। दोस्तों बताइए क्षणिक का विलोम, क्षणिक, क्षणिक का विलोम बताइए। वरदान का बताइए, वरदान का विलोम बताइए। सुलभ का बताइए। ठीक दोस्तों, घृणा का बताइए। तो देखिए क्षणिक का दोस्तों क्या हो जाएगा? शाश्वत, क्या हो जाएगा? शाश्वत। वरदान का अभिशाप, क्या हो जाएगा? अभिशाप। सुलभ का दुर्लभ, क्या हो जाएगा? दुर्लभ। दोस्तों घृणा का बताइए, तो घृणा का प्रेम। ये तो बहुत सरल थे दोस्तों। और याद रखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे, ताकि आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो आपको बिल्कुल ही हल्के लगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन। राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बताइए दोस्तों, तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजद्रोही। क्या होगा दोस्तों? राजद्रोही। अब देखिए दोस्तों यहाँ दिया है शहीद। तो शहीद का अर्थ, शहीद किसे कहते हैं? जो धर्म हेतु मारा गया हो, जो धर्म हेतु मारा गया हो तो उसे बोलते हैं शहीद। ठीक, याद रखेंगे। राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र से प्रेम करने वाला, राष्ट्र से प्रेम करने वाला। इसके बाद देखिए दोस्तों राज्य। अब देखिए दोस्तों राज्य किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, जब आप पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है। तो किसी शासन के अधीन, ठीक, कोई सा संगठन या संस्था जो किसी शासन के अधीन हो, शासन के अधीन हो, उसे क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। ठीक, ये बार हिंदी में पूछा जा सकता है आपसे, जो किसी शासन के अधीन हो तो उसे क्या कहते हैं? राज्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।